बिहार का आधुनिक इतिहास, यहाँ से आपके कम से कम जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 5 से 6 क्वेश्चंस, चाहे आप 9-10th में हो, चाहे 1 to 5 में हो, चाहे 11-12 में पेपर दे रहे हों, सबके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस जो भी अब मैं पढ़ाऊंगा 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है टीआरई के एग्जाम में, 1 to 5, 6 to 8 हो, चाहे 9-10th हो, चाहे 11-12 हो, पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप फ़ायदा अनुभव करेंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। लगभग लोग टीआरई 3 में सफल हो गए जो बच्चे खुचे थे। कुछ लोग इक्का दुक्का लोग हैं, उनका 1-2 नंबर से रह रहा होगा, वो भी ज़्यादा अंक से नहीं छूटे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तरीका है पढ़ने का, जो सिलेबस है, वो मेरे द्वारा आपको पूरा करवाया गया है। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, ईवीएस हो, जो भी टॉपिक है, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, हर एक टॉपिक को हमने आपको करवाया है। और उसी कड़ी में फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। पहले भी हमने आपको कई बार बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाया है, फिर मैं आपको इसमें कुछ अपडेट करते हुए डाटा को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी भी समय समय पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें अपडेट करते आ रही है। तो हम लोग भी अपने कंटेंट में जो फैक्ट है उसको अपडेट करते रहते हैं। तो पहले भी आप लोग को हमने पढ़ाया है और अभी भी पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा सा उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा होगा, फैक्ट ज़्यादा हमने इसमें डाला है, चूँकि बीपीएससी फैक्चुअल पे आ गई है। फिर से फैक्ट ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की अब फिर से आवश्यकता होगी, क्योंकि पैटर्न जो है बार बार बीपीएससी बदलते रहती है। कभी एनालिसिस करने वाला, कभी फैक्चुअल डाटा वाला क्वेश्चन। ठीक है, और एनालिसिस भी वही लोग कर पाते हैं जो फैक्ट से रिलेट करके, कोरिलेट करके याद करते हैं। क्योंकि हिस्ट्री है, जब तक आप उसको सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ेंगे, किसके बाद कौन सी घटना हुई, तब तक आपको ना इतिहास समझ में आता है, ना आपका एग्जाम तक वो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो टर्म है बीच में हमने आपको इनिशिएंट पढ़ा दिया है। मॉडर्न ये मिडेवल का जो है मध्यकालीन, वो अभी हमने आपको बिहार का नहीं पढ़ा है, किसी दिन में पढ़ा दूंगा उसको भी, क्योंकि मिडेवल से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं सोचा पहले आपको मॉडर्न ही पढ़ा दिया जाए, फिर बाद में आपको मिडेवल हम करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हेडिंग में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है बिहार का आधुनिक इतिहास। देखिए, इतिहास तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में, बिहार स्पेसिफिक ये मॉडर्न हिस्ट्री होने वाला है। इसमें बिहार में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसको यहाँ पे कवर किया गया। इंडियन हिस्ट्री में तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते ही हैं, लेकिन चूंकि बीपीएससी जो है बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, उसमें कई लोग पीछे हो जाते हैं, वो सही से नहीं बना पाते हैं। इस कारण से बिहार स्पेसिफिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बिहार स्पेसिफिक होंगे, और मैं पूरे विश्वास और गारंटेड कह सकता हूं, गारंटी के साथ, कि सारे क्वेश्चंस इन्हीं जो मैं आपको नोट्स दिया हूं उसी में से रहेंगे, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी क्लास नोट्स है, उससे लगभग टैली कर जाएगा आपका। यहाँ पे आपको इससे बाहर बिहार हिस्ट्री में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि अंग्रेज लोग आए 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। उसी के बाद जो है पुर्तगाली सबसे पहले 1492 ईस्वी में वास्को डी गामा निकला। ठीक है, कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, लेकिन अमेरिका की खोज कर बैठा। फिर 1498 ईस्वी में आपको पता है वास्को डी गामा आया, भारत पहुंचा। ठीक है, और उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके करीब में ही आगे चल करके जो बिहार में स्थिति है, जो यूरोपीय लोग आए हैं, यूरोपियन जो आए हैं, उससे संबंधित यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो पहला लाइन है, वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। डच ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था बिहार में? तो वो पटना में स्थापित किया था, गंगा नदी के तट पर, जहाँ पटना कॉलेज है अभी वर्तमान में, उसी के उत्तरी भाग में, यानी गंगा नदी के तट पे, चूंकि उस समय मैक्सिमम व्यापार जो है नदियों के माध्यम से या समुद्र मार्ग से ही होता था।
तो गंगा नदी के तट पर जो है यहाँ पर 1632 ईस्वी में सबसे पहले जो बिहार में, ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है, बहुत ही भी आया है, बार बार पूछते रहती है। हमने इसको 4 से 5 बार अभी तक देख लिया है कि बीपीएससी ये क्वेश्चन डाल चुकी है कि डचों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो याद रखिएगा, डचों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज, जो कह सकते हैं कि पटना में जो गंगा नदी है उसी के किनारे स्थापित किया था। जितने भी फैक्ट हैं मैं तेजी से कवर करूंगा, आप लोग बस उसको याद रखिएगा। 1632 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि डच सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद आपका जो है अंग्रेज आए, तो लास्ट में आपके फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो यहां पर उत्तरी भाग में स्थित इमारतों में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। सम्मिलित रूप से उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आपको पता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा 1912 तक सम्मिलित रूप से बंगाल ही कहलाता था। 1912 के बाद, ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा होगी और 1912 में जो है बंगाल से अलग हट करके बिहार एक नया राज्य बनता है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। उसके बाद हेतु डच प्रधान उनका नाम था नाथियस बैंगडेड बारूक ने मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल था 1662 ईस्वी में, उससे एक जो है फरमान प्राप्त किया था कि हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अपना फैक्ट्री स्थापित करके जो व्यापार कर सकें। तो किसने किया था? तो याद रखिएगा डच, ठीक है, हॉलैंड वासी, नीदरलैंड से आए थे ये लोग, यूरोपीय कंट्री है। चलिए, उसके बाद बिहार में जो फ्रांसीसी कंपनी जो अस्तित्व में आई वो पटना में आया। कब आया? तो 1734 ईस्वी में। पिछले बार डच पूछा तो हो सकता है अगले बार पूछे फ्रांसीसी कंपनी कब पटना में आई, ठीक है, और कहां पे अपनी सर्वप्रथम माल गोदाम। देखिए, फैक्ट्री जनरली ये लोग कोई चीज बनाते नहीं थे, फैक्ट्री यानी जो इकट्ठा रॉ मटेरियल्स था, आगे आसपास का जो कच्चा सामग्री था उसको एकत्रित करके वहां पे रखते थे। ठीक है, कोई फैक्ट्री बना करके यहाँ कुछ उत्पादन नहीं करते थे ये उस समय में, वो केवल फैक्ट्री बस वहाँ पे ला करके सारे जो भी रॉ मटेरियल से, जैसे यहाँ पे बंगाल से आप देखें अफीम, जैसे बिहार से अफीम वगैरह का जो है बहुत ज़्यादा जो है सोरा हो गया, अफीम हो गया, ये सब की खेती करवाते थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी था कि भारत, चीन और बिहार, ये ट्रायंगल करके कुछ क्वेश्चन था, क्या चीज़ का व्यापार से संबंधित है? तो वो अफीम है। चूँकि अंग्रेज जो थे वो चीन में कुछ व्यापार कर नहीं पाते थे, क्योंकि चीन पहले से और भी विकसित था व्यापार मतलब खेती के मामले में, तो वो कोई चीज़ खरीदता नहीं था। तो एक ही था कि वहाँ जो है अफीम की बिक्री की जाए। ठीक है, तो अफीम का जो उपज होता था वो बिहार में ही होता था ज़्यादातर अफीम। अभी आपको अफीम जो है गांजा जिसको बोलते हैं, अभी खास करके आपको ये सब जो है ड्रग्स वगैरह में यूज होता है, और ये आपको अफगानिस्तान वगैरह में ज़्यादा अब इसका जो है खेती होती है। तो उस समय बिहार में बहुत ज़्यादा होता था। बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में कब हुआ था? तो 1734 ईस्वी में। और यह एक प्रकार का माल गोदाम कहिए जहां पे ये लोग सामान को इकट्ठा करते होंगे। डेन लोगों ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी, एक क्वेश्चन पटना सिटी से भी पूछा था, जो वहां पे एक गुरुद्वारा है उसके बारे में पूछा था कि कहाँ स्थित है, तो पटना सिटी में ही है। चलिए, तो डेन लोगों ने 1774 ईस्वी में, डेनमार्क को डेन बोलते हैं, ठीक है, डेन खास करके जो नीदरलैंड के साइड के लोग हैं, डेनिश लोग, डेनमार्क में जो कह सकते हैं कि एक तरीका से यूरोपीय कंट्री के अंदर ही आता है, यहाँ पे ब्रिटेन का ही शासन चलता है। तो डेन लोगों ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी फैक्ट है कि उसके बाद है 1774 ईस्वी में डेन लोगों ने कहां पर? तो पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ये तीनों लाइन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डच वाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद है 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई थी और वो 1608 ईस्वी में भारत आया था। लेकिन बिहार में कब आया, बिहार के पटना में कब आया, तो वो बाद में आता है 1691 ईस्वी में। कब आता है? तो 1691 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे प्लासी का युद्ध। चूंकि 1757 में आपका प्लासी के मैदान में युद्ध होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यहाँ पे युद्ध होता है, और जिसमें आपको पता है कि अंग्रेज लोग अच्छे से जीत जाते हैं। चूंकि इसका जो सेना नायक होता है कौन? मीर कासिम, मीर जाफर,
ठीक है, मीर जाफर के बारे में आप नाम सुने होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कायरता दिखाता है और अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, जिस कारण से जो है यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार होती है और फिर बाद में मीर जाफर के ही लोगों ने जो है इसकी हत्या करवा देता है। किसका? तो सिराजुद्दौला का। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध तो अंग्रेज जीत गया, लेकिन अंग्रेज जीतने के बाद जो है फिर आपको आगे चल करके फिर उसने किसको बनाया? मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर ज़्यादा दिन तक अंग्रेजों का जो इच्छा था उसको पूर्ति नहीं कर पाया, तो फिर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया जाता है। ठीक है, मीर कासिम भी समझ चुका होता है कि अंग्रेज जो है ऐसे जो है वो अंग्रेज जिस प्रकार से जो यहाँ का शोषण कर रहे, तो ज़्यादा दिन तक जो है हम लोग उसके मनोकामना को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो जिस कारण से उसने क्या किया कि बंगाल जो मुर्शिदाबाद था उससे अपनी राजधानी मुंगेर शिफ्ट करनी चाहिए और उसके लिए तैयारी किया। अंग्रेजों को पता चल जाता है और उसने कर भी लिया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, फिर जो है मीर कासिम और आपका बक्सर का युद्ध होता है, आपको पता ही होगा नहीं। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। दिल्ली के नवाब जो है शाह आलम द्वितीय उस समय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही कहानी है। प्लासी का लड़ाई 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। फिर आगे चल करके मीर कासिम जो बनता है जब बंगाल का नवाब, तो फिर वो 3 सेनाएं जो है दिल्ली और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला रहता है, उससे मिल करके। ठीक है, और दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय, ये सब मिल करके युद्ध करते हैं। लेकिन फिर भी इस युद्ध में तीनों सम्मिलित सेना हार जाती है, जो मीर कासिम के तहत अधीन होता है, मतलब उसके कंट्रोल में ये जो तीनों सेना लड़ती है। और फिर जाकर के यहाँ पर क्या होगा कि बक्सर की संधि होगी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होगी, 1765 ईस्वी में। तो ये कहानी बार बार आपको पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी में बिहार स्पेसिफिक है, तो ये बिहार बंगाल का पार्ट है उस समय। ठीक है, तो इसीलिए यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो डेट याद रखिएगा, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल डेट पे आ गया है, डेट पूछने लगा है। तो प्लासी का जो लड़ाई हुआ है वो 23 जून 1757 को हुआ है। और फिर आगे चल करके बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। एकदम डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764, 23 जून 1757। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो जाता है, जिसकी पुष्टि फिर आगे चल करके इलाहाबाद के जो संधि है 1765 में उसमें देखने को मिलता है। यानी जो बिहार बंगाल की जो टैक्स वसूली करने का पावर था, जो दीवानी व्यवस्था था टैक्स वसूली करने का, वो अंग्रेजों के पास आ जाती है। चूंकि वो प्रशासनिक जो काम था वो नहीं लेता है अंग्रेज, चूंकि उसको पता है कि अगर उस समय, चूंकि नए नए अंग्रेज आए थे, अगर उस समय प्रशासनिक इकाई को भी अपने कंट्रोल में रखता तो हो सकता था बगावत हो सकता था, यहाँ की जनता विरोध कर सकती थी। तो अंग्रेज बहुत समझदार थे, तो उसने जो प्रशासनिक जो इकाई था उसको बंगाल के नवाब के ही तहत उसको एक प्रकार से कह सकते मुखौटा बना करके यूज करके कठपुतली की तरह वहां पे शासन करने का जो है शुरुआत कर दिया था। तो 1765 ईस्वी का जो इलाहाबाद संधि है, इसके बाद ही भारत में जो है शोषण स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा। बिहार बंगाल, अभी बिहार बंगाल सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने बिहार बंगाल को ही इस दीवानी व्यवस्था के अधीन किया और फिर शोषण करना शुरू किया, और एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने जो शोषण किया सो किया। फिर जो आगे चलकर इसने जो जमींदार लोगों का एक वर्ग जो बना दिया, जमींदार वर्ग, उसने फिर बिहारियों का शोषण किया। बिहार बंगाल में सामंतवादी एक विचारधारा और एक सोच के साथ जो है उसने शोषण किया। तो कहीं ना कहीं आपका जो इलाहाबाद की संधि है, इसके बाद जो है बिहार बंगाल की स्थिति खराब होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद देखिए बहुत सारे आंदोलन होंगे, और सबसे पहले जो ये जो दीवानी व्यवस्था है, जो टैक्स, जो जिस क्षेत्र में टैक्स नहीं भी लेना था, क्योंकि इससे पहले मुगल समय में जो क्षेत्र टैक्स फ्री थे, जैसे जनजातीय क्षेत्र थे वहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता था, उनको जंगल से लकड़ी काटना, शिकार करना अलाउ था। जब अंग्रेज लोग आए तो तरह तरह के नियम कानून बनाने लगे, और उसके तहत उन्होंने क्या किया कि जनजातीय क्षेत्रों में भी टैक्स लगा दिया। उनकी जो खूट कटी व्यवस्था थी, जो वो लोग सामूहिक खेती करते थे, उसको नष्ट कर दिया। जो उनका एक पुरहा पंचायत होता था, जो सामूहिक रूप से कोई भी केस हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा वो जो सुलझाता था, उसको बंद करा दिया। फिर धार्मिक रूप से भी उनका जो है ईसाई मिशनरियाँ 1813 में चार्टर एक्ट के तहत आने लगी, और 1813 के बाद क्या हुआ कि चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को जब फ्री कर दिया गया,
कि किसी भी भारतीय क्षेत्र में जाके अपना धर्म प्रचार कर सकती है। तो ये लोग जनजातीय को टारगेट बनाए और फिर ईसाई में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए। तो इनके अंदर भी जो है अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना आई और सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो बिहार में ही जनजातीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध करना शुरू हुआ। इसीलिए जनजातीय आंदोलन से निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन आपको बीपीएससी से पूछ देगा, खास करके बिरसा मुंडा आंदोलन और संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपको 1855-56 में होता है, वहीं बिरसा मुंडा आंदोलन 1890 के दशक में होता है। 1890 से लेकर के 1903 तक ये आपका बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आपको यहां से निश्चित रूप से जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये सबसे पहले जो दीवानी व्यवस्था आई 1765 ईस्वी में, उसका कुपरिणाम के तहत जो आर्थिक शोषण हुआ जनजातियों का, और जो जब उनका आर्थिक शोषण हुआ तो वो अंग्रेजों के खिलाफ में। तो सबसे पहला विद्रोह हम लोग देखेंगे वो है आपका हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह देखेंगे। और हो विद्रोह कब हुआ, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि हो विद्रोह कब हुआ। तो हो विद्रोह जो है आपका कब हुआ, तो ये 1820-21 में हुआ। और ये जो विद्रोह है वो छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के द्वारा किया गया, सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा। और भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध में ये विद्रोह किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अंग्रेज ज्यादा टैक्स मांगते थे तो जमींदार जो थे उस क्षेत्र के वो भी किसानों से ज्यादा वसूली करना चाहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है जनजातीय लोग विरोध करेंगे, चूंकि उनके पास जो व्यवस्था थी वो शिकार करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सामाजिक कुरीतियां थी जिस कारण से वो टैक्स भी नहीं दे पाते थे सही से। तो यहाँ पर विरोध उन्होंने शुरू किया। तो हो विद्रोह 1820-21 बस याद रखिएगा। ठीक है, मेन रूप से तो आपको संथाल और बिरसा से ही पूछता है, लेकिन एक नज़र सब विद्रोह को देख लीजिए। ये कोल विद्रोह एक बार बीपीएससी पूछ चुका है। ये ईस्वी सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, ऐसे जनजातीय आंदोलन हमने पहले भी कई बार आपको याद भी करवाया हुआ है, कंटेंट में वीडियो भी होगा, जो लोग कोर्स लिए होंगे उसमें आपको जनजातीय आंदोलन एक टॉपिक होगा, दोनों संथाल बिरसा जो भी है उसको अच्छे ढंग से हमने बताया है। विशेष करके एक एक पूरा 1.5 घंटे का जो लेक्चर है उसको देखिएगा। कई लोग बोलते थे सर लेक्चर बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा वीडियो देखने में टाइम लग जाता है। देखिए टाइम तो लगेगा, कॉन्सेप्ट सीखना है। ऑब्जेक्टिव केवल 50 क्वेश्चन लेके आए और आपको करा दे तो समझ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको वो काम नहीं आएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे उससे प्रभावित होकर जुड़ तो जाएंगे, लेकिन फिर एग्जाम में जब अच्छा नहीं जाएगा तो फिर बाद में हम ही को गाली देंगे। ठीक है, कि मास्टर जो है ठग लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उतना पढ़ा दिया। ये पढ़िए, क्वेश्चन आ ही जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट करेगा, इन्हीं थ्योरी में से करेगा। तो पढ़ने का तरीका यही है, एक बार टाइम लगे अच्छे से पढ़िए। हाँ, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आप उसको स्पीड में दोगुना कर लीजिए, स्पीड पर क्लिक कीजिए, वो स्पीड डबल हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तेजी से। जो वीडियो 1 घंटे का आधे घंटे में देख लीजिएगा, लेकिन एक बार अच्छे से जरूर देखिए सब लोग, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट रहे। और बीपीएससी कॉन्सेप्ट का ही एग्जाम है, कई लोग असफल हो जा रहे हैं, उसके पीछे यही रीजन है कि वो सही ढंग से उस चीज़ को समझ नहीं रहे। अगर समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। चलिए, कोल विद्रोह का जो पूछेगा तो ईस्वी सन ही पूछता है, बाकी ये भी देख लीजिए। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, चूंकि बिहार का आंदोलन है और जनजातीय लोग मैक्सिमम अभी आपके झारखंड में है, और जो बिहार का दक्षिण बिहार वाला पार्ट है, मुंगेर, गया और भागलपुर का एरिया जो उस साइड है, उधर ही आपको अभी इस बार भी एक क्वेश्चन 17वीं में पूछा था। ठीक है, वो भी जनजातीय एक पर्व था, बिहुला या कुछ करके पर्व कहाँ मनाया जाता है, किस क्षेत्र में, तो भागलपुर के क्षेत्र में संथाल जो जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो कब पूछ देगा और एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र था। विद्रोह का नेतृत्व करता बुद्धो भगत, याद रखिएगा, बुद्धो भगत, सिंगरा एवं सुरगा मुंडा रहे। कौन, तो कोल विद्रोह कब हुआ, तो ईस्वी सन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1831-32 और संथाल 1855-56। ठीक है, अब आ जाइए भूमिज विद्रोह। ये भी आपका 32-33 में हुआ। पहले हुआ आपका कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया आपका कोल विद्रोह 1831-32। उसके बाद भूमिज विद्रोह हुआ 32-33 में। इस विद्रोह की बड़ा भूमि जो वीर भूमि है शुरुआत हुई थी और इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके कौन, तो गंगा नारायण। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिज विद्रोह कब हुआ, तो 1832-33। ये आपको सीरीज में भी करने के लिए पूछ सकता है या मिलान करने वाला में ये क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है,
तो भूमिज सबसे पहले हमने बताया कोल विद्रोह 1831-32 वो याद रखिएगा, 1832-33 भूमिज विद्रोह। उसके बाद जो आया आपका संथाल, इसको तो एकदम नहीं भूलिएगा, संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह के डीपली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एकदम निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन जनजातीय विद्रोह बीपीएससी पूछता ही पूछता है, चाहे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब स्पेसिफिक पोर्शन है और आज के क्लास से मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, एग्जाम के रात में भी एक बार देख के जाइएगा, देखिएगा कितना मजा आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में ये सब देखा हुआ। चलिए संथाल विद्रोह 1855-56 में, इस विद्रोह के का क्षेत्र वही झारखंड का ही है, बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और बांकुरा था। इस विद्रोह के नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 भाई थे और चारों ने नेतृत्व किया, चारों मारे गए, ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद और जो है भैरव। फलस्वरूप संथाल परगना जिले, लेकिन लास्ट में संथाल परगना जिले का निर्माण होता है, ठीक है, 1856 ईस्वी में। तो ये आपको डीपली हमने संथाल विद्रोह पढ़ा रखा है, तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डीपली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब है खरवार विद्रोह जो हुआ, यह विद्रोह का नेतृत्व करता भगीरथ मांझी थे, ठीक है, और इस विद्रोह का उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। खैरवार आंदोलन जो हुआ 1874-75 में हुआ है। उसके बाद देखिए मुंडा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 विद्रोह तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुंडा और संथाल। बाद बाकी एक बार देखना तो जरूर है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। इसमें आपको पता ही है नेतृत्व करता बिरसा मुंडा रहते हैं, ठीक है। और लास्ट में जाकर के देखिए ये क्या लिखा हुआ, अच्छे से इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं, हो सकता है कोई लाइन यहां से पूछ दे, और पूछा हुआ है क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में, देखिए ये शुरू हो गया था 1899 में, ठीक है, लेकिन ये चलता है आपको 1899 से 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को, ऐसे 1890 के दशक में ही शुरुआती चरण में शुरू हो गया था, लेकिन मेन रूप से चूंकि अंतिम लड़ाई है 1899 से 1900, इसीलिए मुंडा विद्रोह की अंतिम लड़ाई जो हुई है वही आपको यहाँ पे डेट में आएगा 1899 से 1900। कई बार 1890 से 1900 भी लिखा रहेगा, दशक पूरा 10 साल लगभग मिनिमम ये चला था, 1-2 दिन लड़ाई नहीं हुआ था। बहुत बार अंग्रेजों के खिलाफ में बिरसा मुंडा कई बार जेल भी गए थे, फिर वहां से भागे भी, कई बार छोड़ भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा आंदोलन को। यह क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आगे चल करके लास्ट में क्या होता है कि 3 फरवरी, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि कब उनको पकड़ा गया था बिरसा मुंडा को, ठीक है। तो 3 फरवरी एकदम एग्जैक्ट डेट पूछा हुआ है, बीपीएससी पूछ सकता है फिर से कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया था। इन्हीं का कोई साथी खबरी का काम कर दिया था, ठीक है, जनजातीय लोग में से ही कोई। रांची जेल में कैद करके रखा गया और जेल में आगे चल करके हैजा फैल गया और हैजा फैलने के कारण जो है उनकी मृत्यु 30 मई 1900 को हो गई। लेकिन कई लोग का मानना है कि उनकी मृत्यु हैजा से नहीं हुई थी, उनको अंग्रेजों ने मार दिया था और फिर अंग्रेजों ने हैजा नाम दे दिया था, हैजा से मृत्यु हो गई। चलिए जो भी हो, लेकिन उनकी मृत्यु 30 मई 1900 को हो गई थी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका बिरसा मुंडा अत्यंत महत्वपूर्ण है, उलगुलान विद्रोह क्या है और उसके नेता कौन है, बिरसा मुंडा है, तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन भी आपको पूछा हुआ है, मिलाने वाले में कई बार पूछ चुका है। ताना भगत आंदोलन जो है आपको 1914 से 15 के बीच में चलता है। यहाँ पे यात्रा भगत उसके नेतृत्व करता है और उराव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से इसको किया गया था, ठीक है। इस आंदोलन के अन्य नेता देविया, माया और शिबू आदि। चलिए ये सब कभी नहीं पूछा है, ना पूछेगा। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में, तो ये पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में, तो पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच में
युद्ध हुआ और इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन में चूड़ामन राय शासक बना और इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया। यानी अंग्रेज कब्जा कर लिया और एक चूड़ामन राय व्यक्ति है उसको शासक बना दिया, जिससे कि जनजातीय जो लोग थे वो उसमें असंतोष बढ़ा और 1800 ईस्वी में चेरों के विरोध ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। तो ये भी जनजातीय आंदोलन में ही आएगा आपका जो है चेरो विद्रोह है 1800 से 1802 में। पूछेगा किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा पलामू। कहां पे, तो पलामू। किस क्षेत्र में, तो पलामू। ठीक है, तो ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, बाकी नोट्स दे दिए हैं, उसको एक बार दो बार आप लोग पढ़ लीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, नोनिया। नोनिया आप जाति भी है, ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन बीपीएससी 70वीं में पूछा था, ठीक है। वो नोनिया जाति या तांती तत्वा, तांती जो होता है एक प्रकार का नोनिया ही है, तांती तत्वा, ठीक है। वो भी इसी नोनिया समुदाय से ही आता है। नोनिया विद्रोह, नोनिया एक जनजात एसटी में आता है, ये लोग एससी में, सॉरी एससी में आता है। फिर अभी बीच में ईबीसी में चले गए थे, फिर जो है तो बिहार में तांती वगैरह जो होते हैं। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 में। यह विद्रोह बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर में शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन, ये लोग सोरा उत्पादन करते थे। ततमा ताती या नोनिया जो जाति हैं ये लोग सोरा उत्पादन करते थे और सोरा का जो उपयोग है खास करके जो क्या बोलते हैं अग्नि, ये बम उम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था सोरा का, ठीक है। तो सोरा का जो मूल्य था उचित नहीं मिल पाता था, जिस कारण से इस क्षेत्र में तिरहुत, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर के क्षेत्र में नोनिया जातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, ठीक है। नोनिया विद्रोह पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो नहीं पूछा गया है, मैक्सिमम फैक्ट पूछे गए हैं इसलिए। और इनका मेन जो था व्यवसाय था सोरा उत्पादन था और सोरा का उपयोग जो है गोला बारूद में किया जाता है। अब आ जाइए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हम आपको देखिए, ये सब सारे चैप्टर को हमने अच्छे से डीपली पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं और क्वेश्चन के फैक्चुअल पार्ट को ही केवल यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए आपको पूरा नॉलेज लेने के लिए कंटेंट में जो पढ़ा हुआ है 1857 की क्रांति उसको विशेष रूप से देखना पड़ेगा। जनजातीय आंदोलन को अच्छे से देखना होगा। जो अभी जितना देर में हम पढ़ा दिए उतना देर में आपको एक भी टॉपिक कवर नहीं हुआ है, चूंकि उसमें आपका देखिएगा कि 1.5-2 घंटे का जो है लेक्चर जो हुआ केवल बिरसा मुंडा आंदोलन का है, जनजातीय आंदोलन का है, अच्छे से उसमें समझाया गया। अभी अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से देख लीजिए। बाकी ये जो क्लास है वो आप एग्जाम के रात में या एग्जाम के आसपास में देखते हैं तो ये ओवरव्यू से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को लेना है तो आपको वो देखना चाहिए जो कंटेंट में ऑलरेडी आपको हमने इंडियन हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है, चारों पार्ट उसमें डाल दिया है। 1 to 5 वाले केवल विशेष फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे ही, बाद बाकी लोग जो भी हैं 6 to 12 वाले वो सारे पोर्शन को देखेंगे हिस्ट्री का, वो सारा आपके कंटेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। सारा टॉपिक आपका किया हुआ है, फिर से एक तरीका से कहिए तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत अगर पूछेगा बिहार में कहाँ से हुई है तो याद रखिएगा, चूंकि उस समय जो अभी झारखंड में है देवघर, उस समय बिहार में ही था, ठीक है। जहाँ बाबा धाम है, बाबा धाम जाते हैं ना आप लोग, बाबा नगरी, तो देवघर 12 जून 1857 को देवघर जो झारखंड जिला में है उसका एक रोहनी गांव था, वहीं से हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कहाँ पे, तो देवघर जिला जो झारखंड में है उसका रोहनी गांव है, वहीं से जो है सर्वप्रथम जो है 1857 की क्रांति। लोटा विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर के जो कैदी थे, मुजफ्फरपुर जो जेल में बंद थे, तो उनको पहले क्या था कि तांबे का लोटा दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने लोटा देना बंद करके मिट्टी का बर्तन देना शुरू कर दिया था, जिससे उनको दिक्कत होती थी पानी उनी पीने में या जो भी हो, तो उन्होंने नंग होकर के जो है प्रदर्शन करना शुरू किया। वही लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वो लोटा के लिए जो है जेल कैदी किए थे, मुजफ्फरपुर का कांड है आप जो पूछ रहे हैं। चलिए, यहां 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था, तो पूछेगा कौन सा रेजिमेंट से सर्वप्रथम बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो 32वीं रेजिमेंट था, ठीक है। उसके बाद इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन रेसली और सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे जाते हैं। कहां पे, जब रोहिणी में विद्रोह होता है तब।
3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। पुस्तक विक्रेता रहते हैं पीर अली, जो कि 1857 की क्रांति में शहीद होते हैं। इनको पेड़ पे लटका दिया जाता है, ठीक है। पटना सिटी के हैं, ये प्रमुख पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। इनके पूरे घर को भी जला दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और इनको भी जो है फांसी दे दिया जाता है। तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध हुआ। आगे चल करके अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी दे दिया था पीर अली को। तो इनकी जो योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापारी एजेंट। देखिए, अफीम का व्यापार यहीं पे बिहार से ही होता था, ठीक है। बिहार, चीन और अंग्रेज, ये तीनों सम्मिलित रूप से, ये क्वेश्चन पूछा है 70वीं में, आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें हमने बताया है, ठीक है। तो वो क्या चीज, कौन सा फसल था जो ट्रेंगिल के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अफीम जो था वो चीन, बिहार और अंग्रेज, हाँ, चीन के साथ व्यापार है, फिर अंग्रेज हैं और बिहार या भारत कहिए, ये तीनों मिल करके यहाँ पे ये तीनों जुड़े हुए हैं। किस खेती से, तो अफीम की खेती और अफीम के व्यापार से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, सेम टू सेम नहीं पूछता, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आधारित रहता है। क्वेश्चन में हमने आपको करवाया था ये 70वीं। देखिए, मैं इसलिए करवा देता हूँ कि आपके कमीशन के भी क्वेश्चन को, चूंकि टीआरई टीचर का एग्जाम और कमीशन लगभग का पैटर्न में ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अगर आप वो तैयारी करते तो यहाँ फ़ायदा होगा, और ये पढ़ाई करते तो वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। तो जो लोग कमीशन में बैठे होंगे उनको पता होगा कि हमारा कितना क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे। अगर हमारे क्लास से नहीं लड़ेगा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पूरे ऑल इंडिया में किसी टीचर के क्लास से नहीं लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने भी लगभग 8 साल 10 साल बीपीएससी पे और टाइम दिया है, और हमने कई बार इंटरव्यू भी दिया है कमीशन का। तो ये सब जो सिलेबस है ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक अनुभव हो गया, एक एक्सपीरियंस हो गया कि बीपीएससी किस तरीका से सोचता है और किस तरीका से क्वेश्चन सेट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि एक बार में अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हो जाए, तो आप सोचिए कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं, और फिर एनालिसिस कीजिए, और अपने मन में जब सोचिएगा, जब एग्जाम में कोई क्रिएटर सोच करके देगा तो आप इजिली बना लेंगे, ठीक है। तो जब भी पढ़िए तो ऐसे सोच के पढ़िए कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्रिएट करने का जो है कोशिश कीजिए। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक, देखिए कौन कौन सा है, दानापुर, तो कब हुआ, तो 25 जुलाई 1857 को। तो पूछ सकता है दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने 1857 में कब योगदान दिया था, तो 25 जुलाई को। और इनको कौन नहीं जानता, बूढ़े शेर को। बिहार के बूढ़े शेर हैं, 80 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने वीरता दिखाई, और बिहार वर्षों से वीरों का राज रहा है, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में जो वीरता दिखाई, पूरे भारतीय इतिहास में कहीं भी वैसी वीरता देखने को नहीं मिलती है। और आज भी, अभी देखिए छात्र आंदोलन चल रहा है बिहार में, और जिस प्रकार से छात्रों ने आंदोलन किया वो अपने आप में आपको आज़ादी के समय की याद दिला देंगी। अभी तो जो है वर्तमान सरकार है, भारतीय लोगों की ही सरकार है, बिहारियों की, बिहार के लोगों के द्वारा ही संचालित है, बिहार के नेताओं के द्वारा। लेकिन जब अंग्रेज रहे होंगे, यूरोपीय लोग, वो किस प्रकार से जो है टॉर्चर करते होंगे, जब भारतीय छात्र या बिहारी छात्र जो है अपने नेताओं के माध्यम से ही उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। और आपने देखा कि किस प्रकार से जो है अभी माहौल चल रहा है पटना में, या जो भी है, छात्र अगर मांग कर रहे, कुछ ना कुछ रीजन है, सरकार को भी उस पर जो है सोचना चाहिए, और ढंग से जो है उसका जांच पड़ताल करके एक परीक्षा तो रद्द करने की बात है। जब इतनी भारी संख्या में जब हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले नेट का एक एग्जाम रद्द हुआ था, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, एक भी स्टूडेंट जो है रोड पे नहीं आया, और उसको रद्द कर दिया गया, कहा गया कि वो लीक हो गया था। ना कहीं सबूत आया, ना सीबीआई का कोई, और एक पिटीशन भी दिया गया, जब कहीं कोई खबर ही नहीं है तो फिर क्यों उसको जो है रद्द किया गया। पूरे भारत के जो स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ाम दिए, उसको रद्द कर दिया गया। कहीं भी कोई भी
कहीं पे कोई ना छात्र ने आंदोलन किया ना कुछ। मतलब आयोग इतना ये हो रहा है कि भारत में कोई एग्जाम हो रहा है मान के चलिए, तो बिना आंदोलन के भी रद्द हो जा रहा है, उतना आंदोलन के बाद भी रद्द नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सेटिंग एटिंग की बात होती होगी, ठीक है। आरोप निश्चित रूप से लगाया जा सकता है। कोई एग्जाम जो है बिना विद्यार्थियों के आरोप के ही रद्द हो जा रहा है, यानी अब सोच ही सकते हैं क्यों रद्द होगा। और कोई एग्जाम में जो है इतना आरोप लगाने के बाद भी नहीं हो रहा है। आप कमीशन का एग्जाम ले रहे हैं, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, बहुत सारे रीजन रहे होंगे विद्यार्थियों के जो आंदोलन करने का, वो तो हम लोग समझ रहे हैं। जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं बीपीएससी का, वो तो बात को समझ रहा है, लेकिन अन्य नेता या अन्य लोग इस पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जब लीक नहीं हुआ तो विद्यार्थी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? एक सेंटर में आउट हुआ क्वेश्चन, मतलब ये हुआ जो आपने देखा बापू सभागार, तो ये सब भी एक मुद्दा है, ठीक है। छात्र ऐसे ने आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे ने, उसके पीछे रीजन है। एक बार क्या दिक्कत है, सरकार को जो है अच्छे से जांच करा लेनी चाहिए और उसके हिसाब से जो निर्णय होगा वो छात्रों को दिया जाए। चलिए, तो उस समय की कल्पना कीजिए, जब ये स्थिति अभी की है तो उस समय क्या रहा होगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है। अंग्रेज किस प्रकार से, उसको तो लूट करके विदेश ले जाना था, उसको तो यहाँ रहना भी नहीं था, तो वो किस प्रकार शोषण कर रहा होगा, जरा सोचिए और कल्पना कर लीजिए। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। आरा में जो युद्ध हुआ वीर कुंवर सिंह के साथ, उसमें कौन जीतता है? तो वीर कुंवर सिंह जीत जाते हैं और उस युद्ध में डनबर मारा भी जाता है, ठीक है। 30 जुलाई 1857 को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन को लागू कर दिया, चूंकि भयावह स्थिति हो गया था इस क्षेत्र में 1857 के समय। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, चूंकि चारों ओर से जब घेर लिया गया इनको, तो इनको आरा छोड़ करके यूपी जाना पड़ा और फिर कानपुर में तात्या टोपे के साथ मिलकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर के 1858 में आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। तो वहां भी गए तो वहां भी अंग्रेजों को हराया, जहां जहां गए अंग्रेजों को हराया। और जब मृत हो जाते हैं गोली लगने के बाद, उन्होंने अपनी एक हाथ बलि दे दी, गंगा नदी में फेंक दिया काट करके। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा। और उनके मृत्यु होने के 24 घंटा बाद अंग्रेज उनके जो किला में पहुंच पाया, डर डर के, ठीक है। तो इतना डर कायम था अंग्रेजों के भी, जबकि अंग्रेजों की सेना जो है हर एक हथियार से उस समय के अनुसार जो है पूरा तैयार होगी, लेकिन फिर भी एक अकेला व्यक्ति जो है अंग्रेजों को जो है दांत खट्टे कर दिया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, और बिहार के ही, आरा के ही। चलिए, तो बिहार की धरती जो है महापुरुषों की धरती रही है, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। जब यहाँ के छात्र और यहाँ के युवक जब झंडा उठा लेंगे तो फिर देश में क्रांति क्या, पूरे कहीं भी हो सकता है। चलिए, कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। तो यूपी भी गए, कानपुर की लड़ाई जो हुई वहां आजमगढ़ में, वहां भी मदद किया नाना साहब को और वहां भी अंग्रेजों को हराया, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कुंवर सिंह कब पराजित हुए और कब मृत्यु हुई, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ग्रांट के नेतृत्व में, यह क्वेश्चन आपको याद होगा टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था, किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया था? तो वो था कैप्टन ग्रांट। लेकिन गोली लग जाने के कारण ये इनकी मृत्यु खुद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 24 घर में जब जो इनका पैलेस जहां रहते थे वहां पहुंच गए थे ये आरा में, और 24 घंटे के बाद अंग्रेज धीरे धीरे करके उसको चारों ओर से घेर के घर में पहुंचता है। सोच सकते हैं 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से कुंवर सिंह ने एक प्रमुख भूमिका 1857 क्रांति में निभाई है। अगर पूरा अच्छे से 1857 की क्रांति को समझना है तो कंटेंट में पड़े वीडियो को जरूर देखिए। अगर कोर्स से नहीं जुड़े हैं, कोर्स से निश्चित जुड़िए, बहुत ही कम चार्ज में आपको कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। और फैक्चुअल है, बहुत तरीके से समझाया गया है। आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा हमने कितना मेहनत करके आपको कंटेंट दिया है, कितने अच्छे से समझाया है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए, अब है बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। बिहार में क्या, धर्म एवं समाज सुधार
आंदोलन। और जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, प्लीज़ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स भी भरा कीजिए, कुछ कुछ लिखा कीजिए जिससे शेयर हो वीडियो, ठीक है। इतना भी खराब कंटेंट मेरा नहीं होता है कि मैं आपको जो है मुझे बोलना पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग जो है सही टीचर और गलत टीचर में फ़र्क ही समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। जो सही टीचर है और गलत टीचर, और आप हल्ला गुल्ला और दिखावा में चले जाते हैं। कोई कोट टाई पहन के आ गया, हल्ला कर रहा है, चश्मा लगा के, आप बुझेगा बहुत विद्वान है, ठीक है। वो आज तक जो है प्री का एग्जाम नहीं पास किया, जान लीजिए। वो फोकस कर रहा है अपने शरीर पे ही, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बना के वो ठग सके। तो समझिए इन सब बातों को और सही जगह जुड़िए और सही तरीका से पढ़िए, अपने आप आपकी सफलता उसी के साथ हो जाती है, ठीक है। चलिए, ये इसलिए समझाना पड़ता है कि मैं देखता हूँ आए दिन हम लोग का वीडियो 300, 400, 500 आदमी देखते हैं, लेकिन अल्ल जो कुछ फैक्ट नहीं है, कुछ से कुछ पढ़ा रहा है, खुद का भी बीपीएससी का प्री नहीं निकाला है, वो लोग ज्ञान दे रहा है, ठीक है। और उसमें लाखों व्यू हैं। अब सोचने वाली बात है, क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, मुझे तो समझ में आज तक नहीं आया। चलिए, बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। अब देखिए, समाज सुधार आंदोलन जैसे आपको पता होगा कि भारतीय स्तर पे राजा राम मोहन राय आए या स्वामी विवेकानंद आए। स्वामी विवेकानंद से भी क्वेश्चन पूछ दिया था इस बार। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, ठीक है, 1897 ईस्वी की जो घटना है। कई बार पूछ देगा कि कब गए शिकागो भाषण देने, 1893 ईस्वी की घटना है। तो समाज सुधार में आपका दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए भारतीय स्तर, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए। उसी प्रकार से आपके बिहार स्तर पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने समाज सुधार आंदोलन में भूमिका निभाई है। वो यहाँ पर देखिए, वो कौन लोग हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिहार में समाज सुधार आंदोलन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन याद रखिएगा, पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखा और ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए थे। कौन बताइए? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और आगे चल के केशव चंद्र सेन भी बनते हैं, ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं। जो ब्रह्म समाज की जो शाखा स्थापित हुई है वो केशव चंद्र के द्वारा बिहार के पटना और गया में, ये याद रखिएगा, बिहार के पटना और गया में। भागलपुर में 1866 ईस्वी में डॉक्टर कृष्णनंदन घोष के द्वारा ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूछ देगा तो चक्कर आ जाएगा एग्जाम में सबको, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं। पूछ देगा कि बिहार के भागलपुर में किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब सब माथा पीटना शुरू कर दीजिएगा, एक से एक टीचर से लेकर के माइक पे हल्ला करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन जो है अजूबा पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया। तो सब एनसीईआरटी के नोट से है, सब महत्वपूर्ण टॉपिक है। भागलपुर में 1866 ईस्वी में डॉक्टर श्री कृष्ण नंदन घोष द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई थी। ये जो पीडीएफ इसमें फैक्ट ही फैक्ट है, एक बार अच्छे से एग्जाम के रात में जरूर देख के जाइएगा। और मुझे विश्वास है जो आपका जो पेपर 1 का जो पार्ट 1 है, 40 नंबर के जो 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है। पूरा वीडियो मेरा देख लेते हैं तो क्वेश्चन तो यही रहता है। अब नहीं बना पाते हैं आप लोग, क्या रीज़न होता है वो आप भी समझ रहे होंगे। पढ़ते तो है लेकिन समझ के नहीं पढ़ते होंगे, या सिलेवार ढंग से नहीं पढ़ते होंगे, या फिर चाहते हैं कि 2 महीना पहले जुड़े और 2 महीना में ही पूरा पढ़ ले। तो हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि 6 महीना साल भर पढ़ाए हैं आपको, सारा वीडियो एक एक वीडियो 1-1 घंटा 1.5 घंटा का है, उसको देखिएगा ही नहीं तो कहाँ से होगा। कई लोग एग्ज़ाम देने के बाद मेरा वीडियो देखते हैं तो बाद में माथा पीटते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, बहुत वीडियो है उसके कंटेंट में पड़ा हुआ है, हर एक टॉपिक का है। अरे छोड़िए एग्ज़ाम, आप नॉलेज के लिए एक बार देख लीजिए ना, पढ़ लीजिए। कमीशन तक का आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी अलग से, जो लोग किए हैं उनको पता है। बिहार के दानापुर में 1885 ईस्वी में पहला आर्य समाज मंदिर किया। तो ये पूछ सकता है कि पहला बिहार में आर्य समाज, और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, याद रखिएगा।
आर्य समाज मंदिर की स्थापना बिहार में कहां पे हुई थी? तो दानापुर। देखिए, नॉलेज गेन करना है तो सारा वीडियो मेरा देखिए, और उसके बाद जब आप टीचर बनिएगा ना, जब क्लास लीजिएगा, तो बच्चा कितना संतुष्ट होगा वो आपको भी अनुभव होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं आपको, कुछ अनुभव है मेरा भी, और हमने जो आपको पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट दिया है। जो लोग अच्छे से मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, मैथ हो, रीजनिंग हो, मैं सारा सब्जेक्ट अकेले पढ़ाता हूँ। कई लोग को आश्चर्य होता है, अकेले कैसे पढ़ा लेता है? मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, केवल जो है हल्ला करने से तो होगा नहीं। 2 चैप्टर में ही 13 लोग आ जाते, फिर भी गलत आंसर बता रहे होते हैं ग्रुप में। एग्जाम हुआ नहीं कि इधर आंसर बताना शुरू गूगल पे सर्च कर करके, 13 लोगों का टीम आएगा, फिर भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 15 क्वेश्चन जो है हर एक कोचिंग वाला जो है गलत बता देता है। ठीक है, तो जो वही सही डायरेक्शन दे सकता है जो उसमें मेहनत किया हुआ है, जो उसको जानता है, जो पढ़ाया है, जो पढ़ा है। ठीक है, केवल हवाबाजी करने से, दिखावा करने से नॉलेज और कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इतना जान लीजिए। बिहार के दानापुर में 1850। अब ये क्वेश्चन जो है कहीं आपको नोट्स में दिखाई नहीं देगा, जान लीजिए, ये पढ़ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन यहां से पूछ देगा। बिहार का जो दानापुर जगह है, बगल में ही है, बिहार पटना के बगल में दानापुर। 1885 में पहला आर्य समाज का मंदिर स्थापित हुआ। पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, आरा, मोतिहारी और भागलपुर आदि शहरों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। मेन जो शहर है, और बिहार का मेन शहर है, आप देखिए, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सिवान हो गया, आरा, मोतिहारी और भागलपुर। ठीक है, यहाँ पे शाखाएं स्थापित की गई आर्य समाज मंदिर का। ठीक है, बिहार के जमशेदपुर, वर्तमान जो झारखंड में है, 1920 ईस्वी में पहली बार रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन इस बार कमीशन के एग्जाम में पूछा गया था। कब किया गया था? तो 1897 ईस्वी। समाज सुधार आंदोलन जब हमने पढ़ा है, देखिए वो सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जितने भी क्वेश्चन है क्लास के हैं सारे, जो भी ये सब कॉन्सेप्ट क्लास के, चाहे साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारे क्लास के क्वेश्चन हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि जो आके तुरंत एग्जाम के बाद 100% लड़ गए। अरे नोट्स दिया है, पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ेगा, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। क्वेश्चन आएगा कहां से? लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आया। मैं खोज दूंगा वीडियो में, नोट्स में, लेकिन पढ़ेंगे आप ही, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सारा क्वेश्चन आ गए, तो आना तो है ही, इतना हमने पढ़ाया हुआ है। लेकिन आप बना लेते हैं तब जब आप उसको समझे हुए हैं और साथ साथ याद किए हुए, पढ़े हुए हैं तब। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में, और किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलिए, 1922 ईस्वी में जो है, यह बिहार में हुआ था। 1920 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पे की गई थी? जमशेदपुर। उस समय जमशेदपुर में था। ठीक है, उसके बाद पटना और देवघर में इसकी शाखाएं खोली गई थी। चूंकि उस समय देवघर भी बिहार का पार्ट है, इसीलिए ये सब चर्चा हो रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? तो याद रखिएगा, किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, मानव सेवा ही परम धर्म बताया गया है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो मानव की जो सेवा है, वही सबसे बड़ा धर्म। चलिए, वर्ष 1894 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन रहते हैं? तो कर्नल ऑलकॉट और एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा की। कब की? तो 1894 ईस्वी में। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 1 दशक तक महासचिव रहे थे। पूर्णेंदु होना चाहिए, पूर्णेंदु नाम होना चाहिए, पूर्णेंदु। ठीक है, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, याद रखिएगा। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जो थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एनी बेसेंट और किसके द्वारा? कर्नल ऑलकॉट के द्वारा जो लाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक प्रकार के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। तो वो जो संस्था है, सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके सचिव रहे थे। कौन? तो पूर्णेंदु नारायण। तो ये सब यूनिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेटर इंतजार कर रहा है। ये सब क्वेश्चन लेके कभी ना कभी लाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। कभी ना कभी ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा। जिस एग्जाम में पूछ दे, अब आप में पूछ दे या TRE 6 में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। बिहार में वर्ष 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने जमीतुल उलेमा ए हिंद की शाखा, ये भी पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी दिखेगा नहीं।
जमीतुल उलेमा ए हिंद की शाखा की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद सज्जाद ने। ठीक है, कब? तो 1917 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। तो ये सब यूनिक लाइन है, जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन पढ़ के जाना है। और निश्चित रूप से जब डीपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1921 ईस्वी में आपको पता होगा 1920-21 में क्या होता है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 1919 का जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड आप जानते ही। अब कहिएगा इसमें 1919 वाला घटना क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग बिहार स्पेसिफिक देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो अब कहिएगा कि 1919 का जलियांवाला बाग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर? वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ या पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका कंटेंट पढ़ा हुआ होगा जलियांवाला बाग। यहां हम लोग केवल और केवल बिहार की जो घटनाएं हैं उसको पढ़ रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है, वो सब भी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, या कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो है उसको देखिए। 1921 ईस्वी में जो खिलाफत आंदोलन होता है, खिलाफत जो आंदोलन होता है वो अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम लोगों के द्वारा किया जाता है। क्यों? तो आपको पता होगा तुर्की में क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक है, 1914 से 18, तो तुर्की पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है मित्र राष्ट्र का। तो वहाँ का जो खलीफा होता है, जो अपने आप को जो है पूरे मुसलमान जगत का, कहिए जैसे होता है ना पोप पादरी होते हैं, उसी प्रकार से मुसलमान जगत का जो वो धर्म गुरु होते हैं, उन्हीं का बात पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले मानते हैं। तो उनका प्रतिष्ठा पे पड़ गया था, उनकी प्रतिष्ठा में कमी आई थी क्योंकि वो अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। तो यहाँ पर जो है भारतीय मुसलमानों के द्वारा भी अंग्रेजों का खिलाफ किया गया था। ठीक है, तुर्की के संदर्भ को लेकर के। तो यही गांधी जी के लिए भी एक मौका था हिंदू मुस्लिम एक करने का। तो गांधी जी ने भी यहाँ पे समर्थन कर दिया था खिलाफत आंदोलन को, चूंकि वो चाहते थे किसी प्रकार से अंग्रेज जाए यहाँ से भारत छोड़कर। उस समय वो यही नहीं सोच रहे थे कि इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, या भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र बन जाएगा, ये सब उस समय वो नहीं सोच रहे थे। वो केवल और केवल ये सोच रहे थे किसी प्रकार से अंग्रेज जो दुश्मन बाहरी है उसको भगाओ। जो हम आपस में दुश्मन बनेंगे वो बाद की बात है, लेकिन पहले जो बाहरी दुश्मन है उसको हटाओ। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान इमारत-ए सरिया नामक एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना बिहार के मुसलमानों द्वारा की गई थी। पूछ सकते हैं इमारत-ए सरिया नामक जो संस्थान है कब बनाया गया था? तो 1921 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के दौरान। और इसका संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इमारत-ए सरिया, इमारत-ए सरिया नामक जो संस्था है इसके संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद सज्जाद थे। ये महत्वपूर्ण लाइन है, पूछेगा या पूछ चुका होगा बीपीएससी। ठीक है, इस संस्था का मुख्यालय पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित था। तो ये भी याद रखिएगा, इमारत सरिया का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फुलवारी शरीफ पटना में ही है। चलिए, 1846 ईस्वी में अर्नेस्टियस हार्टमैन नामक पादरी को पटना में धर्म प्रचार का कार्य सौंपा गया था। आपको पता होगा 1813 का चार्टर एक्ट, उसके तहत क्या किया गया था कि इस्लाम के जो भी पोप पादरी थे वो भारत में आकर के जो वहाँ की मिशनरियाँ थी वो यहाँ पे आकर के धर्म प्रचार कर सकती थी। और उसके बाद ही आप देखेंगे कि भारत में जो है मिशनरियाँ आई, और उसी के तहत यहाँ पर जो देखने को मिला उनका नाम है अनस्टेसियस हार्टमैन नामक पादरी पटना में धर्म प्रचार करने के लिए कब आया था? तो 1846 ईस्वी में। देखिए, पीआरटी का जो 1 2 3 का वो सॉल्यूशन कराया हुआ होगा। ठीक है, आप कहीं रिकॉर्डेड सेशन में खोजिए, जो पीआरटी 1 2 3 जो भी है सब का कराया हुआ होगा। ठीक है, वो सारे जब एग्जाम होता है उसके बाद ही मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। नहीं होगा तो मैं आपको एक दिन जो है प्रॉपर खोज के लिंक आपको शेयर कर दूंगा सब लोग को। वो होगा जब एग्जाम होता है उसके बाद ही हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। पीआरटी के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो होगा कहीं ना कहीं, अगर आप खोजिएगा तो कंटेंट में होगा। अगर नहीं भी होगा तो हम जो है लाइव सेशन फिर से आपको वो सेव करके फोल्डर बना करके डाल देते हैं प्रीवियस ईयर के नाम से। ठीक है, ऐसे खोजिएगा, हो सकता है होगा। ठीक है,
बिहार में होम रूल आंदोलन। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ मैं खुद ही कंटेंट जो है वो क्रिएट करता हूँ, खुद ही आपको जो है सारा कुछ करता हूँ। चूँकि मेरे पास ना ही उतने लोग जुड़ते हैं जिससे मैं कि स्टाफ रखूँ और फिर उसके माध्यम से जो है हर एक चीज़ कर सकूँ, और मैं भी जॉब में हूँ, थोड़ा सा टाइम का अभाव भी रहता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास होता है कि आपको बेहतर सब कुछ दूँ। तो थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना होगा, कहीं ना कहीं वीडियो होगा, ठीक है, खोज लीजिएगा, नहीं तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन जो मैंने करवाया है TRE 1 TRE 2 TRE 3 के सॉल्यूशन उसको मैं फोल्डर में दर्शा दूंगा। ठीक है, बिहार में होम रूल आंदोलन। चलिए, होम रूल आंदोलन ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिहार में होम रूल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछेगा और पूछा हुआ भी है, बीपीएससी पूछ चुका है ऐसे ही है। 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में पटना में एक सभा आयोजित हुई जिसको कि बिहार होम रूल लीग भी कहा गया। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया 16 दिसंबर 1916 को। कब किया गया, क्या लिख रहे हैं प्लीज, करवाया हुआ है, आप परेशान ना हो, हम आपको बहुत जल्द, कल ही मैं आपको जो है निश्चित रूप से आपके कंटेंट में क्रिएट कर दूंगा फोल्डर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, आप खोज लीजिएगा, आपको कंटेंट में सारे जो भी PDF मिल जाएंगे। कराया हुआ है, कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी क्वेश्चन अभी मैं प्रैक्टिस सेट, अभी लास्ट में जब अभी कुछ नोटिस आ जाता है एग्जाम का, तो प्रैक्टिस सेट बना करके प्रीवियस ईयर का भी डालूंगा और उसको भी फिर से एक बार रिवीजन अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, परेशान होने तब बिल्कुल है ही नहीं, आपका ऑलरेडी सिलेबस किया हुआ भी है और फिर नए स्तर से मैं आपको दे भी रहा हूँ, तो परेशान तो होना ही नहीं। सिलेबस का तो मेरे यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और ना ही मैं भारे पे टीचर ला के पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो एक दिन में भी पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी बस आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए कि एक दिन का पढ़ा हुआ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ना ही मुझे किसी भारे के टीचर की आवश्यकता होती है, ना ही कोई भी विषय पढ़ाने के लिए मैं किसी को हायर करता नहीं हूँ। मुझे खुद पढ़ाना है तो आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं पूरा पढ़ा दूंगा, इसलिए परेशान होने की बात ही नहीं है। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में पटना में एक सभा आयोजित की गई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके नेतृत्व में जो है पटना में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, कब, तो मजहरूल हक के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1916 को। डेट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 16 दिसंबर 1916, 16 है, याद रखिएगा। मजहरूल हक एकदम महत्वपूर्ण है, VVI, ये क्या है, VVI पूछेगा। चलिए, जहां जहां मैं बोल रहा हूं VVI पूछा है या पूछेगा, एकदम दिमाग खोल के रखिए, कान दोनों खुला हुआ होना। नींद आ रहा होगा, रजाई के अंदर होंगे, एकदम सतर्क हो जाइए, क्या पता वही एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम खराब कर दे। चलिए, इसमें मौलाना मजहरूल हक अध्यक्ष बने, सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष बने और चंद्रवंशी सहाय जो है वो मंत्री शामिल हुए थे। चलिए, अगर डीपली पूछ देगा तो पूछेगा इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद का भी नाम जोड़ देगा तो वो नहीं थे। तो क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा बीपीएससी, आप खुद भी सोचिएगा। चलिए, इस आंदोलन के अन्य सक्रिय सदस्य सरफराज हुसैन, चलिए ये तो हो गया। अब आ जाइए चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं नील विद्रोह, नहीं, नील की खेती के कारण जो है 3 कट्ठिया पद्धति जो था, 20 वहाँ पे जो था 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा था उसमें नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों के द्वारा। तो जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें राजकुमार शुक्ल गए थे और उन्होंने जो चंपारण के किसानों की जो स्थिति थी उसके बारे में गांधी जी को अवगत कराया और बिहार आने का निमंत्रण दिया, और उसके बाद ही गांधी जी बिहार आए और गांधी जी का प्रथम कर्म स्थल जो बनता है बिहार ही बनता है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1916 में बिहार का प्रतिनिधित्व ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, उन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया। ठीक है, और
राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष से प्रभावित होकर उनसे मुलाकात की तथा चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में अवगत कराया एवं गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी का चंपारण आगमन हुआ। याद रखिएगा, एकदम एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। तिथि पूछ सकता है, चंपारण में तिथि भी पूछ सकता है। कुछ आंदोलन है जिसका लाइन बाय लाइन आप एकदम कंठस्थ रखिए। 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, एकदम फिक्स है। एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको देगा, तो यहाँ पे जो है हल्के में नहीं लीजिए ये सब टॉपिक को, लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइएगा। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ और बिहार का चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला, यह भी क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी का पहला प्रयोग कहां पे किया गया था, किस आंदोलन के द्वारा, तो वो है आपका सत्याग्रह। इस बार पूछा था संघर्ष विराम संघर्ष की नीति किस आंदोलन में लाया गया। अब देखिए गांधी जी तो ये आपको कई बार हमने बोला है संघर्ष विराम संघर्ष की नीति लाते थे, तो किसी किताब में मिलेगा नहीं, तो आपको सोचना था कि गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन नेतृत्व किया गया, तो उसमें एक ही ऑप्शन था भारत छोड़ो आंदोलन, तो वही हो जाएगा इससे। तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने कॉमन सेंस से बनाएंगे, वो कहीं आपको दिखेगा नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन ये विराम संघर्ष विराम की जो है घोषणा या नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया, ना ही वो कोई घोषणा था ना ही कोई नारा था, वो उनकी एक नीति थी, विराम संघर्ष विराम की नीति। गांधी जी इसी प्रकार से आंदोलन करते थे। ठीक है, 1917 में आंदोलन करेंगे, उसके बाद इकट्ठे जो है फिर आप देखिएगा फिर 1920 में जो होता है असहयोग आंदोलन, उसके बाद फिर 10 साल गए, फिर सविनय अवज्ञा में आएंगे 1930 में, फिर 10 साल गए, फिर 1942 में आएंगे, तो वो विराम संघर्ष विराम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी नीति थी। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब ये कहिएगा कि हमारे नोट्स में मिलेगा नहीं, जो हमने चर्चा किया विराम संघर्ष विराम की नीति किसके द्वारा किया जा रहा था, तो गांधी जी का। उस चारों आंदोलन को ऑप्शन में खोजना था कौन गांधी जी का आंदोलन है, तो उसमें आप दिख जाता भारत छोड़ो आंदोलन, बस मार देना था, सही हो जाता। तो कुछ क्वेश्चंस अपना दिमाग से एग्जाम में कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, नहीं उस समय आपका कितना कर रहा है, पढ़ता सब है लेकिन बहुत लोग रट करके पढ़े हुए हैं, दिमाग लगाता ही नहीं है। देखा सेम टू सेम क्वेश्चन मिला तो बनाएगा, नहीं तो जो है बना छोड़ देगा, नहीं आता है। अरे आता सब है, बस ऑप्शन में तो ढूंढो, शब्द को पढ़ो, इंग्लिश अंग्रेजी हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश भी पढ़ो, कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ क्लू निकलेगा। बैठे करोगे क्या 2 घंटा, नहीं आता है क्वेश्चन तो बैठ के तो आना नहीं है, कुछ ना कुछ दिमाग चलाओ, कुछ ना कुछ क्लू निकलेगा, उस पर भी तुम सही बनाओ। 2 4 5 भी सही बना दिए, वही रिजल्ट में तुमको घुसा देगा। चलो, चंपारण में अंग्रेजों का जो बगान मालिक, बगान इसलिए चूंकि नील की खेती बगान खेती ही है, ठीक है, वहां के किसानों में से एक अनुबंध किया गया जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से, ये भी क्वेश्चन पूछा था कितना हिस्सा पे होता था, 3/20, 1 बीघा होता बिहार में 20 कट्ठे का, तो 3 कट्ठा अनिवार्य था उसमें नील की खेती करने का के लिए विवश किया जाता, इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता था। चलिए, नील की खेती को लेकर 1917 में पहली बार आंदोलन हुआ। इससे पहले भी अगर पूछेगा कि पहला नील विद्रोह कहां हुआ था, तो याद रखिएगा नील विद्रोह तो ये नील का जो हुआ तो हुआ ही है बिहार में, लेकिन सबसे पहला नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में हो चुका था, याद रखिएगा। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल द्वारा वर्ष 1914 में इसके खिलाफ आंदोलन भी किए गए थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो नील की खेती के लिए जाना जाता है, वो 1917 में हुआ था, ये याद रखिएगा। गांधी जी ने 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री जो थे, उनका नाम था एम विल्सन, से मुलाकात की और अपने आने का मकसद बताया, लेकिन विल्सन ने गांधी जी को किसी भी प्रकार की सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी जी तिरहुत के जो डिवीजन है कमिश्नर, उससे मिले, उनका नाम था मॉर्गेट। मुलाकात करने के बाद मॉर्गेट ने केवल जांच और सहायता करने से इनकार किया, बल्कि धारा 144 भी लगा दी कि उस क्षेत्र में आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन आज का नेता सब तो बहुत मार मारता है, गांधी जी तो तुरंत नहीं, लेकिन गांधी जी को मार नहीं पड़ी, आज के नेता को, छात्र नेता को तो बहुत मार लगती है। जब देश आज़ाद हो गया, 70 साल बीत चुके हैं,
इससे अच्छा तो हम कहते अंग्रेज था तो कम से कम मारता पीटता नहीं था, बात को सुनता समझता था। यहाँ तो सुनता समझता भी नहीं है। नहीं, 13 दिन अनशन, वैसा आंदोलन कर गांधी जी उठ के भाग जाते। नहीं, जैसे यहाँ पे बिहार में आंदोलनकारी 12 दिन दिए, गांधी जी तो भाग गए होते। चलिए, तो अभी वर्तमान समय में भी आंदोलन होता है, बस हम लोग देख रहे हैं तो उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो एक इतिहास है बिहार के लिए, जान लीजिए। अभी जो छात्र आंदोलन हुआ, उग्र हुए, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसे ही सिचुएशन रहा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और अंग्रेज अधिकारी गोली चलाए होंगे छात्रों पे, और छात्रों ने भी अपना जो है सीना सामने किया होगा। 7 जो शहीद हुए, 7 स्टैच्यू, ऐसे ही थोड़ी, यही घटना इसी टाइप के। अभी अपने अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं, उस समय बस देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं। उनको लगता होगा कि देश आज़ाद हो जाएगा तो हमको भी नौकरी हो जाएगा, जैसे लगता है एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो हमें भी नौकरी हो जाएगा। क्या लगता है जो आंदोलन करे वो सब SDM DSP बन जाएंगे? क्या लगता है BDO CO बन जाएंगे? सब नहीं बनेंगे, कुछ ही बनेंगे। लेकिन आंदोलन करना जरूरी है, सरकार को जगाना भी चाहिए समय समय पे, ये लोकतंत्र कहता है, ठीक है। नहीं तो फिर तो सरकार की मनमानी रवैया हो जाएगी, सरकार सुनेगी नहीं। तो ये जो लड़ाई थी केवल BPSC के छात्रों की लड़ाई नहीं थी, ये उन तमाम स्टूडेंट की लड़ाई है या थी जो एग्जाम देते हैं, और एग्जाम बार बार एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, रद्द हो जाता है, कई तरह के आरोप लगते हैं और सत्यापित भी होते हैं, कई लोग जेल भी जाते हैं, बार बार हो रहा है, फिर भी जो है एग्जाम जो है स्वच्छतापूर्ण तरीका से नहीं हो रहा है। एक UPSC है जो पूरे देश में एग्जाम कराती है और कहीं भी किसी प्रकार का लीक का खबर ही नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं होता है। और एक संस्था है जो केवल बिहार में कराएगी, तब भी जो है इतने जगह लीक इधर उधर, क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? तो कहीं ना कहीं उसमें बड़े लोगों की जाल होता है, और उसमें जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है महत्वाकांक्षा रहती है। तो ये सब तो साफ देखने को मिलता है। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंच गए, जहां उनके बाबू गोरख प्रसाद के घर में ठहराया गया, मोतिहारी में ही। आंदोलन के शुरुआती दौर में गांधी जी अपने सहयोगी ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र, अपू देगा, इनमें से कौन से व्यक्ति सहयोगी नहीं थे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में? नाम क्या क्या जो सहयोगी थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव साय। अब ऑप्शन दे देगा जयप्रकाश नारायण, तो वो नहीं होंगे, ऐसा दे सकता है ना, क्रिएट कर सकता है। तो एक एक चीज पे जो है आपको ध्यान देना होगा, कौन कौन थे। JB कृपलानी आदि के साथ सुबह गांव में निकल जाते हैं और दिन भर घूम घूम करके सब किसानों का बयान दर्ज करते हैं, और बड़ी आसानी से आंदोलन को सफल भी बना देते हैं गांधी जी। बताइए लेकिन अंग्रेज के पीछे यहाँ पे एक समस्या है। गांधी जी भी चालाक थे, अगर अन्य समय में अगर ये आंदोलन करते तो इनको भी दौड़ा दौड़ा के पीटता अंग्रेज, छोड़ता नहीं, और कोई बात भी नहीं मानता। समय क्या चल रहा है? 1917, और वो समय है प्रथम विश्व युद्ध का, और अंग्रेज हार रहे थे। 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज हार रहे थे शुरुआती, जब उनको चाहिए था भारतीय सेना, और भारतीय जो सेना थी वो गांधी जी के बात को मान रही थी, चूंकि सर्जेंट की भूमिका निभाए थे गांधी जी, और उन्होंने अंग्रेजों के तरफ से, देखिए अंग्रेज भी ऐसे नहीं बात मान रहा है गांधी जी का, चूंकि अंग्रेजों को सेना मुहैया करवाया था गांधी जी ने, भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में भेजा था। उनको लग रहा था कि अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा देश छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अंग्रेज बड़ी चालाक था, इसीलिए कुछ बात क्या है, छोड़ दो, इतना सेना को भेजा है, कुछ तो रहम किया नहीं, तो वही रीजन था, जान लीजिए। तो गांधी जी को लग रहा होगा, जो भी हो, देश को भी लगता है, लेकिन गांधी जी एकदम लोहा गर्म था, वहां हथौड़ा चलाए, तो जिसमें सफलता मिली। और यही सफलता से जो भी हो, लेकिन लोगों में लगा कि अंग्रेज भी बातों को मान सकते हैं, ठीक है, अंग्रेज भी हार सकते हैं और अंग्रेज भी भारतीयों की बात को मान सकते हैं। इससे पहले विचारधारा थी अंग्रेज को कोई नहीं हरा सकता, वो अजय है, उससे लड़ोगे मारे जाओगे। चूंकि इससे पहले जितनी भी क्रांतियां हुई अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज सब में विजित हुआ, यहां तक कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भी अंग्रेज ही विजित होता है। अब ये अलग बात है, वो छोड़ करके चला गया आपको 1947 में, चूंकि उसने देख लिया कि सिचुएशन अब लाभ लेने लायक नहीं है, तो हानि करने से अच्छा है कि निकल लो, चूंकि समेट के ले जा चुका था वो तब तक, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज के पीछे वही रीजन है जो बात मानता है। 1917 जो प्रथम विश्व युद्ध का काल चल रहा है, और वहां पे ब्रिटेन की स्थिति चरमराई हुई थी युद्ध में, याद रखिएगा। बिहार के उप राज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी
को वार्ता के लिए बुलाया, गांधी जी से बातचीत की, पश्चात उसने, जैसे अभी भी लोहा गर्म जैसे चुनाव है ना, तो हो सकता है कुछ बात मान ले, अन्य समय में तो मुश्किल था। ठीक है, 1917 में किसानों के कष्टों की जांच के लिए FG सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति, और वो कमेटी का नाम था चंपारण कृषि समिति या चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ये क्वेश्चन पूछेगा कि उस कमेटी का क्या नाम था, तो चंपारण कृषि समिति या चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता FG सलाई ने किया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि इस कमेटी ने जो लास्ट में निर्णय दिया, इस समिति के अन्य सदस्यों में गांधी जी, राजा हरिहर प्रसाद, LC आदामी, नारायण सिंह, DJ रीड एवं C रैनी थे। अक्टूबर 1917 में जांच समिति जो बनी थी उसने सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें नीलाहा जो किसान हैं उनको अवैध रूप से वसूली गई जितनी भी राशि जो एक्स्ट्रा टैक्स में लिया गया था उसका 25% हिस्सा लौटाने की बात की गई कि वो लोग को लौटा दिया जाए जिससे टैक्स लिया गया। जो टैक्स नहीं दिए हैं उनको छूट दी गई। तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा रिकमेंड किया गया। मार्च 1918 तक चंपारण कृषि बिल पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके साथ देखिए, और दूसरा क्या रीजन था ना, तब तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो हो गई थी ना, तो केमिकल का खोज हो गया था, रसायन बन गया था, और अंग्रेजों को भी नील का कोई यूज था ही नहीं उसके बाद, क्योंकि वहाँ जो रंग करने के लिए, कपड़ा के लिए केमिकल का आविष्कार हो चुका था। ऐसे भी अंग्रेज लोग को ये यूजफुल था नहीं, तो बड़ी चालाक थे, कहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे बात को मान लेते, इतना जो है तुम संघर्ष किए हो। ठीक है, तो गांधी जी भी खुश, अंग्रेज भी खुश। ऐसे भी उसको कोई अब इससे कोई फायदा था नहीं, चूंकि उस समय तक एक से एक केमिकल का खोज हो गया था। ठीक है, मार्च 1918 तक चंपारण कृषि बिल, लेकिन देखिए अंग्रेज को लग रहा है कि हम भी चालाक हैं, गांधी जी को भी लग रहा है। भारतीय लोग समझ रहे थे कि गांधी जी की विजय हो रही है और भारतीयों के अंदर में मनोबल बढ़ रहा था। ये अंग्रेज नहीं समझ रहे थे कि ये छोटी छोटी जीत भारतीयों के अंदर जो है पॉजिटिव जो है विचारधारा लाएगी। ठीक है, और वो क्रांति के लिए और अग्रसारित होंगे, ये अंग्रेज भी नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, तिनकठिया समेत कृषि संबंधी अन्य सभी अवैध कानून समाप्त कर दिए गए। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, धरणीधर बाबू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजरूल हक, पोलक, शंभू शरण, नरहरि पारिक, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई आदि थे। पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे। चलिए, इससे ज़्यादा अभी आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चूंकि मैं भी थक गया और आप भी सुन के थक चुके। ठीक है, कहानी मज़ेदार है बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे मज़े ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, और क्लास से निश्चित रूप से जुड़िए। और TRE4 भी आएगा, बहुत अच्छे खासे सीट भी आ रहे हैं, और कंप्यूटर टीचर के लिए भी 70,000 सीट आ रहा है, जिसमें BEd UEd की ज़रूरत नहीं, वो भी हमारे द्वारा क्लास अच्छे से करवाया जाएगा। पूरा टोटल पेपर 1 पेपर 2, केवल फॉर्म आने का इंतजार है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।